गाइज वेलकम माई सेल्फ नीतू। जैसे कि आप देख सकते हो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि भारत में जो हमारा इंडिया है उसमें पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनका नेचर क्या है, यानी कि भारत में दल प्रणाली का स्वरूप को हम जो है हेडिंग जो है देते हैं नेचर की। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे। आपको ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं इंडिया की तो आपको इतने सारे नाम याद होंगे क्योंकि हमारे भारत में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, कि उनके अनगिनत आप कह सकते हो। क्योंकि हम क्यों हैं हमारे इंडिया में इतनी सारी पार्टीज क्यों हैं? क्योंकि हमारे भारत में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है कि कितनी भी पार्टियां आप बना सकते हो, आपको पूरी छूट स्वतंत्रता दी गई है। अमेरिका की बात करूं तो वहां पर सिर्फ दो ही पार्टियां पाई जाती हैं। चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी का ही प्रभुत्व है। ठीक है, और लेकिन हम भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारी पार्टियां आप अपनी मर्जी से कोई नई पार्टी बना सकते हो। अभी फिलहाल में आम आदमी पार्टी बनी है, ठीक है, जो कि अभी उभरी है और बहुत ही फेमस भी हो चुकी है। ठीक है, मतलब दिल्ली में केजरीवाल जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है बने हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, वो अध्यक्ष आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक नई पार्टी बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में कोई भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी आराम से बना सकता है। तो यही चीज मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि हमारे भारत में दल प्रणाली का स्वरूप क्या है। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना तो जरूर सकते हो, वो तो आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है, पूरी फ्रीडम दी गई है, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही चीजें करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। ठीक है, जैसे आपने सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात करते हो, सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, आती भी है, वो है झूठ। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव का वक्त आता है तो लोगों से कितने ज्यादा वादे करते हैं, तुमको मकान देंगे, तुमको रहने की जगह देंगे, तुमको खाना देंगे, तुमको पीना देंगे, तुमको ये देंगे वो देंगे, कितने सारे वादे करते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जीत जाते हैं चुनाव में वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं कि आप कौन हो भाई, अपना नाम बताओ या कोई भी है। तो यानी पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, आप लोगों से झूठे वादे करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बस ये है, मुझे कभी कभी ये फील होता है कि हमको पता है कि इतने सालों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, राजनीति हमारी शुरू हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हुई है, चुनाव हमारे बनने शुरू है, यानी इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम हो चुका है, लेकिन आज तक लोग नहीं सुधरे हैं। यूं कहें लोग उसी सिचुएशन पे हैं। लोगों को पता है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लोग आते हैं, नेता आते हैं, झूठे वादे करते हैं, कभी भी पूरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग अगले चुनावों में फिर से वोट देके आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहती लोगों के ऊपर किसी का, मुझे कोई कटाक्ष वगैरह करने का कोई दिल नहीं है, मैं किसी पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कोई कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए हमें कि हर बार एक ही चीज हमारे साथ राजनेता करते हैं, झूठ बोल के जाते हैं, हमारे वोट खरीद लेते हैं, हमसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और फिर से हमारी कोई बात सुनते नहीं है। तो हमको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। मैं सबको बोल सकती हूँ लेकिन आपकी मर्जी है। तो भारत में राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप की बात करें तो ये आपको पता है कि आज के लोकतांत्रिक युग में जो सत्ता के लिए संघर्ष होता है, जो शक्ति के लिए संघर्ष होता है, वो छिपकर नहीं होता है, खुलेआम होता है। खुलेआम क्यों होता है? क्योंकि जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप में होते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि किसी को पता नहीं होता कि किसने किसको वोट दिया है। डायरेक्ट में, हाँ, डायरेक्ट में भी इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट में कि आप बता दो कि आप किसको वोट देके आए हो, लेकिन डायरेक्ट का मतलब क्या है, आप चुनाव आयोग में जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर आप फिजिकली जाते हो, ठीक है, फिजिकली जाते हो, वहां पर आपकी वोटर आईडी बनी होती है, जो मतदान सूची है उसमें भी आपका नाम आता है। तो ये सब रिकॉर्ड किया जाता है कि हाँ, इन लोगों ने जो है वो ये उन्होंने आके वोट दी है, किसको दी है ये नहीं बताया है, लेकिन इन लोगों ने इस साल जो है वोट दी है। तो आपका सारा रिकॉर्ड वहां पर जो है वो तय हो जाता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज आपने देखी होगी, बीजेपी चल रही है, कांग्रेस है, तृणमूल है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि फिलहाल में बहुत ही करंट में चली हुई हैं, एक दूसरे को प्रॉपर टक्कर दे रही है। तो ये क्या करती हैं, जो हमारी राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चुनाव लड़ती हैं, ठीक है, लोगों में प्रचार प्रसार करती हैं, झूठे वादे भी करती हैं, ठीक है, और चुनाव के समय लोगों का वोट खरीदने के लिए औरतों को साड़ियां देते हैं और
जो मर्द हैं, ठीक है, उनको शराब वगैरह पिला के उनके वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, चुनाव जीतते हैं, और क्या है कि सही बात यह है कि वो लोगों के लिए काम भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा झूठे वादे और झूठे काम ही करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार सरकार बन जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो वो लोगों के लिए काम भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जब भी आपसे एक ऐसा टॉपिक है ये जो आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। आपने बीजेपी को देखा होगा फिलहाल में, आपने कांग्रेस को देखा होगा, योगी की सरकार को देखा होगा, जो है केजरीवाल की सरकार को देखा होगा, किस तरह से क्या क्या काम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कभी इसकी बैठक होती है, कभी इसके ऊपर कानून बनाते हैं लोग, कभी जनता को आके संबोधित करते हैं, कभी यहाँ रैलियां कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज जो कर रही हैं, कौन से टीचर्स आके वहां पर कर रहे हैं, टीचर्स करते हैं, कभी कभी डॉक्टर आते हैं, नहीं, ये सब कौन है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये सब करती हैं, अरेंजमेंट करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो जितना आपने टेलीविजन पर, अपने सराउंडिंग एरिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अच्छा और बुरा जो भी सुना है, उसको आप मीनिंग में आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले जो किसी भी चीज की बात आती है वो इंट्रोडक्शन आती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन कह लो या फिर आप इसको मीनिंग कह लो, दोनों का मतलब ही एक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ये सोचोगे कि हाँ मैडम जी अब आपको मीनिंग बताएंगे। मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, इतने देर से मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको कर रही हूँ वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं वही मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। आया कुछ समझ में? क्योंकि जितना आप अपने आसपास के एरिया से जोड़कर चीजों को देखोगे, समझोगे कि हाँ ऐसे मोदी भी है, मोदी ने ऐसे वादे किए थे। जब मोदी सरकार के टाइम पे बीजेपी पार्टी आई थी तो उन्होंने कितने सारे नारे लगाए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं और कुछ बहुत सारे नारे लगाए थे। तो ये भी चीज आप कर सकते हो ना कि इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज उभर कर आती हैं, लोगों को ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं ताकि लोग उनके पक्ष में आ जाएं, लोगों को बातें बताते हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, फलाना ढमकाना। तो ये सब चीजें क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो जितना आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हो, अच्छा भी और बुरा भी दोनों ही लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं किसी भी सिर्फ अच्छा अच्छा लिखोगे या फिर बुरा बुरा लिखोगे, दोनों चीजों को ही आप इस मीनिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब भी आप क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करते हो तो आप मीनिंग लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब मैं यहाँ पर सीधे नेचर की बात करती हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका नेचर क्या होता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, ठीक है, उनको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक दर्जा दिलाने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है नेचर की बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है ना वो है पंजीकरण। अब पंजीकरण क्या होता है, यही प्रॉब्लम है आजकल हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है। तो पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आराम से बना सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम दी गई है। लेकिन आपने कोई पार्टी बनाई है तो उसका चुनाव आयोग के सामने रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आप किसी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, किसी कॉलेज में अगर आपको जाना है, कोई ऑनलाइन फॉर्म है तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ता है ना। तब आप फॉर्म भरते हो, तब आप सबमिट करते हो, तब कॉलेज वाले आपको देखते हैं कि अच्छा आपके अंदर ये सारी चीजें हैं जो हमको चाहिए, चलो हम तुमको एडमिशन दे लेते हैं। तो वैसे ही इसमें चुनाव आयोग जज होता है। चुनाव आयोग के सामने आप क्या करते हो कि अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हो, उसमें जो भी रिक्वायर्ड चाहिए होती है कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए, तो वो सारी चीजें आप फॉर्म में भर सकते हो और फिर चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि आपको पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक जो पार्टी है आपको उसका दर्जा देना है या फिर नहीं देना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आई थी कि 1988 में, ठीक है, 1988 में एक जन प्रतिनिधित्व तो लिख रखा है कि 1988
में एक जनप्रतिनिधित्व कानून 1958 बनाया गया था। ठीक है, इसमें नहीं 58 में थोड़ा सा बनाया नहीं गया था, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि अगर बहुत सारे लोग कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, नया राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, तो उनको जो है चुनाव आयोग के सामने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि बहुत सारी, इसमें एक चीज उन्होंने ये भी कही है कि जो पुरानी पार्टी है, आपने देखा होगा कि मान लो कोई पुरानी पार्टी है, अब वो उस नाम से चल नहीं पा रही है, इतनी फेमस नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि मैं कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेता हूँ। ठीक है, वही लोग होंगे लेकिन नए नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, जो अपनी पार्टी है उसका नाम चेंज कर लेंगे, तो फिर भी उनको चुनाव आयोग के सामने रजिस्टर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि जो पुरानी पार्टी है, अगर वो अपना पॉलिटिकल पार्टी का नाम बदल कर कोई नई पार्टी बनाना चाहती है, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर, और कोई व्यक्ति नई पार्टी ही बनाना चाहता है, जैसे अपनी आम आदमी पार्टी नई ही पार्टी उभर कर आई है, अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहती है, तो वो 30 दिन के यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है एक लिखित प्रार्थना पत्र जो है चुनाव आयोग के सामने पेश करेगी। ये जो लिखित प्रार्थना पत्र है उसमें उनको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? लिखित प्रार्थना पत्र में उनको ये बताना पड़ेगा कि इस पार्टी में कितने ज्यादा सदस्य हैं, इस पार्टी में कितने नेता हैं, दूसरा उनके नाम क्या है, ये सारी चीजें, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो सारी चीजें जो है लिखित प्रार्थना पत्र में आपको जो है चुनाव आयोग के सामने रखना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। फिर ही आपको चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि आपको राजनीतिक दल का दर्जा देना भी है या नहीं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि कोई भी एरा गैरा आ जाएगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी बना दो, लेकिन ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी, पहले बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते हो तो आप चुनाव आयोग के सामने अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ आ गया समझ में? ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा रजिस्ट्रेशन का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो वो आता है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय, पहले मैंने आपको सबसे पहले ये शब्द का इस्तेमाल किया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता दी गई है। लेकिन इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो बहुदलीय प्रणाली में क्या है, 7 ऐसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जिनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दिया गया है, 7 है। क्योंकि ये तो आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे हमारी 1687, ठीक है, यानी कि ये है हमारे भारत में क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 1687 आप कह सकते हो कि इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इनमें से क्या है, सिर्फ 7 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको नेशनल यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है। कोई भी पार्टी को ये एक दर्जा प्राप्त करना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, और ये दर्जा देता कौन है, हमारा चुनाव आयोग। ठीक है, तो चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है, और चुनाव आयोग ने क्या किया है, 7 ऐसी पार्टीज हैं जिनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दिया हुआ है। अब ये कौन कौन सी है, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगी। अपनी बीजेपी है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है, बीजेपी अपनी आ जाती है। ठीक है, कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ पर आ जाती है। एक हमारी सीपीआई, सीपीआई की फुल फॉर्म होती है हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी आती है हमारी सीपीआईएम, इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ठीक है, ये 4 हो गई है, 1 हो गई पार्टी, 2 हो गई है, 3 हो गई है, और ये 4 हो गया। अब 5वीं हमारी आती है बहुजन समाज पार्टी, यहीं पे नीचे लिख देती हूँ, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, 6वीं पार्टी हमारे पास आती है तृणमूल, तृणमूल पार्टी, ये हमारी पार्टी आती है। और उसके बाद 7 पार्टीज मैंने आपको बताया था, तो 7 पार्टीज भी आती है। एक हमारी 7 पार्टीज आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है वो है राष्ट्रवादी
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये 7 पार्टीज हैं जिनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जैसे अपनी बीजेपी है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और ये पूरी 7 पार्टीज है जिनको जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा इसमें से दिया गया है। अब इसमें एक नोट, एक बात जो याद करने वाली है, देखो मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जब भी किसी भी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दिया जाता है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं। ठीक है, कि आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, तभी आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 7 पार्टियां हैं जिनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दिया गया है। लेकिन बाद में क्या हुआ, अपनी ये वाली पार्टी, ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी, ठीक है, तृणमूल पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये जो 3 पार्टी है ना, इनको जो चुनाव आयोग है वही तो सबको इसका दर्जा देता है। तो जो चुनाव आयोग था उसने इन तीनों पार्टी को एक नोट भेजा। ठीक है, एक नोट भेजा जिसमें उन्होंने उनसे तीनों पॉलिटिकल पार्टी से पूछा कि आप हमें एक चीज ऐसी बता दो जिससे कि हम तुम्हें, ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में का दर्जा बनाए रखें। क्योंकि क्या था कि हमारे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में इनको दर्जा तो दे दिया कि आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किए जो इनको करने चाहिए थे। जो शर्तें थी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनने के बाद आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, जो इन्होंने नहीं किया। इसलिए फिर चुनाव आयोग ने इनको नोटिस भेज दिया कि देखो भाई, अब तुम हमें एक ऐसा रीजन बता दो जिससे कि हम तुम्हें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में रहने दे, वरना हम तुमको जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो दर्जा दिया गया है उसे बाहर निकाल देंगे। तो ये भी आपको हमेशा ही याद रखना है। वैसे हमारी अभी भी यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हमारी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो दल प्रणाली के स्वरूप की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 पॉइंट्स के कवर हो चुके हैं। पहली बात है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हो। ठीक है, और उसके बाद दूसरी पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि बहुदलीय प्रणाली है, यानी हमारे इंडिया में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि केंद्र, यानी केंद्र और राज्य में क्या था, एक ही दल की सरकार का दौर फिर से शुरू होना। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ी हेडिंग है ये। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार। चलिए, तो क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, आपको पता है कि हम कम से कम 150 साल तक जो है हम अंग्रेजों के अधीन रहे थे, तब हम एंड में आजाद हुए। तो भारत की आजादी के बाद आपको पता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हुई। तो उस वक्त आपको ये भी पता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही थी। ठीक है, क्योंकि मेन हमारी उस आजादी के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी उभरी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसके हमारे पहले प्रधानमंत्री और देश के भी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे कांग्रेस से प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो क्या था उस वक्त, जैसे अपना ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है और ये अपना राज्य है। ठीक है, तो केंद्र का मतलब क्या होता है, ये अपना, मान लो मैं इंडिया बना रही हूँ, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में ये अपना इंडिया बन जा रहा है। ठीक है, तो क्या है केंद्र का मतलब, क्या है, नेशनल लेवल पर, या केंद्र का मतलब प्रधानमंत्री जिस पार्टी से बना होता है वही पार्टी केंद्र में होती है। तो उस वक्त क्या था, सिर्फ एक ही पार्टी का ज्यादा बोलबाला था, हमारी कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला वहां पर हमें ज्यादा देखने को मिला। तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी हुई थी। और भारत के आपको पता है बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पर एक राज्य है, यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर ये बहुत सारे राज्य हैं। तो इसमें क्या था कि एक तो जो कांग्रेस पार्टी है वो केंद्र सत्ता में भी थी, क्योंकि उसी का ही प्रधानमंत्री बना था, कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बना था। और बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनमें कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी हुई थी। ठीक है, तो यानी एक पार्टी ऐसी थी, कांग्रेस पार्टी ही ऐसी थी जो कि जिसने सरकार भी बना रखी थी, और मोस्ट ऑफ राज्य में भी उसी की सरकार थी, यानी उसी के मुख्यमंत्री वहां पर बने हुए थे। तो कहने का मतलब यही हो गया ना कि एक पार्टी केंद्र में भी थी और अंदर भी थी, क्योंकि अंदर भी उसके उसी पार्टी के मुख्यमंत्री बहुत सारे थे और उसी पार्टी का प्रधानमंत्री भी था। तो केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी का बोलबाला था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे जनता पार्टी आ गई। तो जनता पार्टी एक ऑप्शन में आ गई। पहले क्या था, सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी थी, वही सत्ता को चला रही थी, लेकिन बाद में जनता पार्टी आ गई। जनता पार्टी का इनसे क्या हुआ कि हमारे केंद्र में जनता पार्टी आ गई
और बीच के राज्य में जो मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी के बन गए, यानी कि अब सब अलग अलग हो गया। सबसे पहले पहले क्या था कि हमारे सत्ता में भी कांग्रेस पार्टी चल रही थी और अंदर भी उसके मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन जनता पार्टी ने आके क्या कर दिया, वो उसने सरकार बना ली और नीचे क्या था उसमें कांग्रेस पार्टी आ गई। तो अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये चीज फिर से शुरू हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा मोदी सरकार, बीजेपी की मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ सरेआम, ठीक है, कि बीजेपी में आपने देखा होगा कि बीजेपी पार्टी लगातार 2 बार जो है हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो क्या है, सरकार में सत्ता में भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे बीजेपी की पार्टी, बीजेपी की सरकार चल रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और भारत के मोस्ट ऑफ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो पहले भी यही था, पहले क्या था, कांग्रेस पार्टी हर जगह बोलबाला, तो वही उसने सरकार बना रखी थी और वही राज्य में भी, ज्यादातर राज्यों में उसी की सरकार थी, ठीक है। अब फिर से अब क्या है, पार्टी बदल चुकी है लेकिन दौर वही शुरू हो चुका है, बीजेपी पार्टी ही वहां पर है और बीजेपी पार्टी हमारे राज्य में भी है। तो यही मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी। चीजों को थोड़ा समझने में वक्त तो लगता ही है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। विपक्ष कमजोर, ये आपको पता है कि सबसे पहले हमारी जब देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ही बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है, आपको पता है, पहले बता चुकी हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत टाइम तक तो कांग्रेस पार्टी ने ही देश पर जो है राज किया था। इसकी एक वजह ये भी थी कि उसमें हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो जिनकी लोग बहुत ही इज्जत किया करते थे, और जब वो सत्ता में आए, सरकार बनाई, तो उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के लिए काम भी किया था, तो लोग बहुत खुश थे उनके काम से। और दूसरी वजह भी थी, एक तो वो खुद भी काम कर रहे थे, दूसरी वजह अपोजिशन वाली पार्टियां थी, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई पार्टी थी ही नहीं जो कांग्रेस पार्टी को टक्कर दे सके। यानी कि जब उस टाइम कांग्रेस पार्टी ज्यादा ही उभर रही थी, उसी का ही बोलबाला था, तो इसकी वजह यह भी थी कि उस टाइम कोई दूसरी पार्टी ऑप्शन में ही नहीं आई थी जो कांग्रेस पार्टी को टक्कर दे सके। लेकिन आज के टाइम की बात करोगे, आज के कांग्रेस के पार्टी को क्या किया है, बीजेपी ने पूरी तरह से हरा दिया है, यहाँ पे कह सकते हो। या आज के टाइम पे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, अपनी कांग्रेस है, ये तीनों पार्टियां आपस में टक्कर में लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जब कांग्रेस का टाइम चल रहा था तो कोई पार्टी दूसरी थी ही नहीं ऐसी जो उसको टक्कर दे सके। तो विपक्ष पहले बहुत ही कमजोर था, लेकिन आज के टाइम पे जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो कमजोर नहीं है, वो लगातार जो सरकार बनी हुई है ना, उसके कुछ ना कुछ कमियां लोगों को निकालती रहती हैं। और इसीलिए जिस भी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बना है वो अच्छे से काम करती रहती है पार्टी, ताकि उसको लगता है कि अगर कोई भी गलत काम लोगों तक पहुंच गया तो अगली बार चुनाव में लोग दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे। लेकिन पहले कांग्रेस को डर ही नहीं था क्योंकि कोई दूसरी पार्टी थी भी नहीं, ठीक है। ये चीज, क्योंकि आपको पता है आप क्लास में फर्स्ट आते हो, लेकिन आप क्लास में फर्स्ट आते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, अचानक से आप कोई दूसरा बंदा भी फर्स्ट आने लगा या आपसे थोड़ा सा ही कम आने लगा तो आपको डर लगने लगेगा, आप और ज्यादा पढ़ने लगोगे कि नहीं यार मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा तो ये दूसरा वाला फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा 10 सालों से चला आ रहा है कि आप ही फर्स्ट आ रहे हो, आप ही फर्स्ट आ रहे हो, तो आप तो मस्त ठीक है यार, मैं तो फर्स्ट ही आऊंगा क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये चीज हमारी विपक्ष में भी आ जाती है कि पहले क्या था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही कमजोर थी, जो उसको टक्कर दे सकती थी कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद हमारा इसमें आता है आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट यानी कि विचारधारा की बात करते हैं। विचारधारा में क्या था कि आजकल के पॉलिटिकल पार्टीज का आपने देखा होगा कितना बुरा हाल है, क्योंकि वो अब जितनी भी विचारधाराएं रखते हैं कि देखो हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम एकता में विश्वास रखते हैं, हम देश में जो है वो गरीबी हटाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुमको गरीबी में नहीं जीने देंगे, तुमको नौकरी देंगे, बेरोजगारी से तुमको छुटकारा मिलेगा, तुमको रोजगार देंगे, खाने को देंगे, रहने को देंगे, सब कुछ देंगे। जब चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है यही सब झूठे वादे करती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही चुनाव में जीत जाते हैं वैसे ही वो भूल जाते हैं कि उन्होंने लोगों से क्या वादे किए थे और किन किन लोगों के घर में जाके उन्होंने खाना खाने का नाटक किया था और किन किन लोगों को जाके उन्होंने रिश्वत दी थी, किन किन लोगों से वोट खरीदा था, वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका यही नेचर है कि वो जब तक चुनाव है तब तक तुम हाथ जोड़ के तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तुमको भूल जाते हैं कि तुम हो कौन। तो ये है कि हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट यानी कि
जो तुमने कमिटमेंट की है कि हम तुमको रोजगार देंगे, हम तुम्हें खुश रखेंगे, तुमको खाना पीना सब कुछ देंगे, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो ये क्या है, इसकी कमी पाई जाती है आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज में। सबसे बड़ी कमी यही है कि जो आप बोलते हो ना वो करते नहीं हो, झूठे वादे करते हो और फिर निकल जाते हो। तो ये चीज हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना कि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ही ऐसा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है जातीय स्वरूप। जातीय स्वरूप आपने देखा होगा कि हमारे राजनेता क्या करते हैं, हमारे राजनेताओं को ये चाहिए कि वो जो हम जाति के नाम पर लोगों को भेदभाव करते हैं, जो भी गंदा बिहेव करते हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमारे देश के राजनेताओं का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसा ना करने दें। लेकिन आज के पॉलिटिकल पार्टीज को आपने देखा होगा जाति के नाम पर ही वोट मांगते हैं, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात है, क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। आजकल जाके देखो भाई, हम तुम्हारी जाति से संबंध रखते हैं इसलिए आप हमें ही वोट दें। यानी कि जिस नेताओं को जाति धर्म में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सोच को बदलना चाहिए कि सभी लोग एक जैसे हैं, सभी लोग कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जाति वाती नहीं है, जाति के नाम पर जो आप भेदभाव करते हो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन राजनेता इसको और बढ़ावा देते हैं। चुनाव के टाइम पे चुनाव प्रचार करते हुए बोलते हैं कि हम आपकी जाति से संबंध रखते हैं, आप सिर्फ हमें ही वोट दीजिएगा। यानी जाति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जाति को खत्म नहीं कर रहे हैं, वो जाति को बढ़ावा ही देते जा रहे हैं। जाति के नाम पर लोगों को भड़काते हैं कि तुम्हारी जाति को इसने ये बोल दिया है, इतने दंगे फसाद करवाते हैं, ठीक है। तो इतने ज्यादा दंगे फसाद करवाते हैं, लोगों को आपस में मरवा देते हैं, भिड़वाते हैं, इनका तो कुछ जाता नहीं है। तो जातीय स्वरूप है इनका, ये जाति के नाम पर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छे से जानते हैं कि भारत के जो लोग हैं ना, उनके जीवन में जाति और धर्म का बहुत ही ज्यादा अहम रोल है, ठीक है। क्योंकि गांव में देखोगे आज भी ऐसे लोग हैं जो कट्टर हैं जाति को लेकर कि अपनी ही जाति में शादी करनी है, अपनी जाति से कहीं शादी कर लिया तो तुमको मार काट देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। धर्म के नाम पर, ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई है, ये सिख धर्म है, इसलिए आज भी धर्म में बटा हुआ है हमारा भारत। वैसे हम सब क्या हैं, एक भारतीय हैं, लेकिन हम लोगों को धर्म और जाति में बांट दिया गया है। और ये काम कौन कर रहा है, इसको बना के कौन रख रहा है, हमारे राजनेता इसको बनाकर रख रहे हैं। कुछ लोग तो इसकी सोच से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन राजनेता ही निकलने नहीं देते हैं। वो चुनाव के टाइम पे लोगों को जाति के नाम पर भड़काते हैं कि तुमको निम्न जाति में रखा गया था, तुमको ऐसा होता है, तुमको वैसा होता है। तो जातीय स्वरूप हम देखने को मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज में हमें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्षेत्रीय दलों का महत्व। क्षेत्रीय दलों का महत्व का पता है क्या मतलब होता है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी है, अपनी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है, और शिरोमणि अकाली दल है। ये कुछ पार्टियां हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं और लोग इनको बहुत ही मानते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई हैं और लोग उन्हीं को ही वोट देना पसंद करते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर अपनी यूपी की बात करती हूँ। यूपी में समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को लोग बहुत पसंद करते हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल एक ऐसी पार्टी है, और लोग पता है क्यों भी पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे मैं पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की बात करूं, हमारे डॉक्टर कुछ नाम है उनका, मैं नाम भूल गई हूँ, पर यह है कि पंजाब में जो है वो श्रोमणी अकाली दल की जो है ज्यादा चलती है, क्योंकि वो लोग सिखों से बिलोंग करते हैं। तो लोगों को ये महसूस होने लग जाता है कि यार ये सिख है, ये इसको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो सिख है, ठीक है, इसलिए हम उसी को वोट देंगे। हिंदू लोग जो है मोस्ट ऑफ हिंदू पार्टी को ही वोट देते हैं। मुस्लिम लोग क्या करते हैं, मुस्लिम पार्टी को ही वोट देते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी कौम से है, इसको पता है कि मुस्लिमों की क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे हमारे लिए, और इसलिए हम सिर्फ उन्हीं को ही वोट देंगे। तो ये एक सोच, एक बोल सकते हैं मेंटेलिटी बन जाती है। और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो एक बिल्कुल ही क्षेत्रीय लेवल पर काम करती हैं, लोगों को अपने पक्ष में बनाकर ही रखती हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने कितने 7 पॉइंट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर मैं पॉइंट्स की बात करूँ ना तो इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर कवर करवाते करवाते पागल हो जाए कोई भी, क्यों। लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने का डिसीजन लिया है,
7। अब 8 पॉइंट की बात करें तो वो है व्यक्ति पूजा। व्यक्ति पूजा में क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिसका नेता हमको पसंद होता है। जैसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है लोग बहुत ही पसंद करते थे, अपना आइडियल उनको मानते थे, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को जाके वोट दे के आते थे। बाद में इंदिरा गांधी आने लगी, ठीक है, उनको भी महिलाएं बहुत पसंद करने लगी। पहले क्या था कि अब ये सर्वे किया गया, पूछा गया कि आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों दिया वोट, महिलाओं से पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि हमें इंदिरा गांधी जी बहुत पसंद है क्योंकि वो महिला हैं और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। तो क्या है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी और कहां कहां क्या क्या काम कर रही है, बस उन्होंने ये चीज देखा कि वहां पर इंदिरा गांधी जी हैं, यहाँ पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आज मैं बीजेपी की बात करूं तो लोग क्या करते हैं, मतलब मोदी का चेहरा बन चुका है बीजेपी में, लोग सीधा बीजेपी को वोट दे के आ जाते हैं, उनको नहीं पता क्यों दे के आ रहे हैं कभी कभी, बस उनको ये पता होता है कि इसमें मोदी है, बस मोदी है तो मतलब सब है, मोदी बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये भी नारा लगाया गया था जब बीजेपी के पास जो आई थी। तो ये व्यक्ति होता है, मतलब लोगों को ये लगने लगता है कि जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं वो उस पार्टी में, तुम सीधा उसी को वोट दे के आ जाएंगे। तो जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा चेहरा खड़ा करती हैं लोगों के सामने कि वो उन्हीं पार्टी को वोट दें। तो ये भी एक नेचर है कि जानबूझ के ऐसे लोगों को वो यहाँ पर जो है वो खड़ा करते हैं। दलों में धड़ेबंदी। धड़ेबंदी का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज का टूट जाना, एक पार्टी के दो टुकड़े हो जाना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कोई पार्टी बनी है, वो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से आपस में पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनमें किसी चीज को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, फूट पड़ जाती है और आधे सदस्य कुछ और पार्टी बना लेते हैं, मतलब पार्टी फिर बट जाती है, आधे सदस्य कोई और पार्टी बना लेते हैं, आधे सदस्य कोई और पार्टी बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जाम्पल लेती हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना वो 3 भागों में बटी थी, 3 भागों में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, पहली जो बटी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, यानी कि सीपीआई, दूसरी सीपीआईएम यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और तीसरी पार्टी बनी थी हमारी मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये 3 पार्टियां थी जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी बट गई थी। मैं लिख देती हूँ, मुझे लगता है कि आपको तभी समझ में आएगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके 3 टुकड़े हो गए थे, ठीक है, 3 टुकड़े हो गए थे। ये बनी थी हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पहली पार्टी ये बन गई थी अपनी, जिसको हम सीपीआई कहेंगे। दूसरी अपनी बनी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में मार्क्सवादी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो सीपीआई और ब्रैकेट में एम। और नेक्स्ट जो अपनी तीसरी उसमें बटी थी वो थी हमारी मार्क्सवादी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी। आई होप ये दिख रहा हो उसमें, ठीक है। तो ये है कि मैंने क्या पढ़ा रही हूं मैं कि दलों में धड़ेबंदी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज टूट रही थी। एग्जाम्पल मेरे सामने, मैंने आपको सामने ये रखा है कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना, इतने बुरे हाल हो गए थे, इनके सदस्यों में कुछ झगड़ा हो गया था किसी भी टॉपिक को लेकर, तो वो 3 पार्टी में बट गई। एक हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, दूसरी हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बन गई, और तीसरी पार्टी हमारी मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये 3 पार्टियों में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी बट चुकी थी, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल हम कांग्रेस का भी ले सकते हैं। जब इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था, जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो इंदिरा गांधी जो थे उनको अब प्रधानमंत्री बनाने का
नाम सुझाने लगे लोग कि चलो ठीक है इंदिरा गांधी को हम लोग बना देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, वो कह रहे थे कि एक औरत है वो कैसे पूरे देश को चला सकती है, तो हम इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी वजह से क्या था, कांग्रेस के ही कुछ लोग कह रहे थे कि इंदिरा गांधी को बना देते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि इंदिरा गांधी को नहीं बनाएंगे। तो क्या हुआ, पार्टी बट गई। एक इंदिरा गांधी जी ने अपनी पार्टी बना ली, दूसरी हमारे कुछ, उनका नाम मुझे मोरारजी देसाई थे शायद, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। यानी पहले एक ही पार्टी थी, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, इस चीज को लेकर दंगे हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, पार्टी बट गई। एक इंदिरा गांधी जी ने बना ली, दूसरी हमारे मोरारजी देसाई जी ने पार्टी बना ली, ठीक है। तो ये है कि कुछ ना कुछ पहले से तो नॉर्मल पार्टी रहती है, लेकिन कुछ दंगे हो जाते हैं अपने ही सदस्यों के बीच में, जब बात नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू मेल नहीं खाते हैं, तो इस प्रकार से पार्टी जो है वो टूट जाती है। एक मिनट रुकिएगा। ओके, आज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई क्योंकि इसके पॉइंट इतने ज्यादा हैं, पता नहीं पूरे इसमें कवर हो भी पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे आता है दल बदली की राजनीति। दल बदली की राजनीति आपको पता है, क्योंकि क्या है, आज कोई ऐसा कोई नेता है, ठीक है, जो कि बीजेपी पार्टी में है, कल उसको बीजेपी पार्टी पसंद नहीं आई तो वो कांग्रेस में चला जाएगा, कांग्रेस में पसंद नहीं आया तो फिर से बीजेपी में आ जाएगा, बीजेपी में फिर से कांग्रेस में चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, सिद्धू का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लूँ, वो कभी कांग्रेस में चले जाते हैं तो कोई बीजेपी में चले जाते हैं, यानी कि दल बदल लेते हैं। तो ऐसे नेताओं को जो है वो ये दल बदली से रिलेटेड कुछ कानून भी बनाए थे पहले, ठीक है। ये डिसाइड किया गया था कि अगर कोई जो नेता है अपनी दल को बदलता है, जिस पार्टी में है उसमें से निकल कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसका ये हाल होगा कि ना ही तो किसी दूसरी पार्टी में जा पाएगा, ना ही वो वापस उस पार्टी में जा पाएगा जिसमें से वो आया था। लेकिन पता नहीं इस कानून का क्या हुआ, आजकल तो वही सब कुछ चल रहा है, वही दल बदलते जा रहे नेता। तो आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर क्या है, दल बदलते रहे हैं, दल बदल रहे हैं नेता। आज मुझे ये पार्टी पसंद नहीं आई है, इसमें मुझे उतना महत्व नहीं मिल रहा है, तो दूसरी पार्टी में चले जाता है, पूरा खुला है उनके पास ऑप्शन। तो ये भी एक नेचर पॉलिटिकल पार्टीज का चला हुआ है आज के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मिली जुली सरकार। मिलीजुली सरकार का आपको पता है कि आज कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जब चुनाव लड़ते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, जब चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतने के लिए उनको बहुमत प्राप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी बहुत ही कम पार्टियां हैं जो अकेले इंडिविजुअली बहुमत प्राप्त कर सके, जिससे कि वो सरकार बना सकती हैं। तो क्या करती हैं पार्टियां, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, दोनों पार्टियों को जो वोट मिलते हैं ना वो मिलकर बहुमत बन जाते हैं, क्योंकि अब तो एक ही पार्टी है, तो दोनों की वोट मिलकर बहुमत बन जाते हैं और इस तरह से वो सत्ता में आ जाती हैं। तो आजकल की जो हमारी सरकार बन रही है ना, वो मिलीजुली सरकार बन रही है, ठीक है। जैसे कभी जैसे कांग्रेस और बीजेपी सरकार मिल जाए तो फिर वो सरकार बना लेंगे, ये जस्ट एग्जांपल है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है कि आजकल किसी को अगर बहुमत नहीं मिल पा रहा है तो किसी दूसरे के साथ गठबंधन कर लेते हैं, फिर उनके वोट और इनके वोट मिलकर बहुमत जितने चाहिए होते हैं बन जाते हैं और फिर सरकार बना लेते हैं। लेकिन ऐसी पार्टी का नुकसान होता है कि वही है कि अगर दो पार्टियों के जो नेता हैं उनमें किसी चीज को लेकर नहीं बनी तो पार्टी टूट जाएगी। जैसे ही पार्टी टूट गई, जैसे गठबंधन टूट गया, वैसे सरकार भी गिर जाती है, आप फिर से चुनाव करवाओ। तो ऐसी सरकारें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तो क्या पता तुम्हारे बीच कब झड़प हो जाए, किसी चीज को लेकर तुम्हारी बातचीत ना बने, तुम्हारी जैसी पार्टी टूट जाएगी वैसी सरकार भी गिर जाएगी, अब फिर से तुमको चुनाव करवाने पड़ेंगे प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सिस्टम, मैं ये बोल रही हूँ कि ये सारा सिस्टम अभी हमारे पास जो वो चला हुआ है। लोकवादी स्वभाव में आपको पता है क्या होगा कि लोकवादी स्वभाव में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो अच्छे से जानती है कि लोगों की भावनाओं और उनके विश्वास से कैसे खेलना है। ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ये नारे इस तरह के लगाते हैं जिससे लोगों को लगता है कि हमारे लिए कोई आ चुका है जो हमारे लिए काम करेगा। 1971 में, ठीक है, इस याद रखिएगा, 1971 में हमारी जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लोग बहुत ही खुश हो गए कि भाई एक ऐसी पार्टी आ गई है इंदिरा गांधी जी की कि वो हमको गरीबी से तो बहुत ही दूर करा देगी। लेकिन कब की टाइम है ये, कब की बात हो रही है, आज मैं 2021 में वीडियो बना रही हूँ, गरीबी नहीं हटी है, कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी ने 2014 में नारा लगाया था
कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आज तक कोई अच्छा दिन नहीं आया है, जबकि लोगों को यही लगने लगा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई बहुत बढ़ी है। तो अच्छे दिन तो नहीं आए हैं, बुरे ही दिन आए हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कह रही हूँ, जितना मैंने लोगों से आसपास सुना है, जितना देखा है, तो यही चीज है। ये लोग नारे लगाते हैं बहुत लंबे लंबे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारे लिए कोई आ गया है। आया कोई नहीं होता है। सब लोग राजनेता अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं और जिंदगी भर वही करते हैं वो लोग। ठीक है, तुमसे झूठे वादे करते हैं, अपनी जेब भरते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है। मैं सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि राजनीति में चेंज होना बहुत जरूरी है, जो कि लोगों को ही करना पड़ेगा। असंवैधानिक तरीके का कहने का मतलब ये लिख रखा है कि जब भी चुनाव आते हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं वो लोग। ठीक है, चुनाव आयोग कुछ पैसे तय करती है कि तुम अपने प्रचार प्रसार में सिर्फ इतना ही पैसा खर्च करोगे, लेकिन वो क्या करते हैं, काले धन का यूज करते हैं। फिर नीचे से बहुत सारे जो पैसे हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, शराब वगैरह पिलाते हैं लोगों को, वोट खरीदते हैं, 10,000 में किसी का वोट खरीदते हैं। ठीक है, किसी को बोलते हैं तुमको हम कार दे देंगे, किसी को साड़ियां देते हैं, कभी कुछ देते हैं। तो यानी कि गलत तरीके का यूज करते हैं। किसी दूसरी पार्टी का जो नेता उसके अपोजिशन में खड़ा हो जाता है, उसको मरवा भी देते हैं। आपने देखा होगा कितनी सारे आज के टाइम पर में देखा होगा कि बीजेपी पार्टी के कितने ज्यादा जो नेता है वो मारे गए हैं, उनको मार दिया गया है, पता नहीं चला किसने मारा, लेकिन ये दूसरी पार्टी करवा देती हैं। तो यानी कि आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। वो दंगे फसाद करवा देते हैं, आग लगवा देते हैं कहीं पर, किसी को कुछ करवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, जो कि सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और ये आजकल की पार्टियों का यही नेचर है, यही सब कुछ तो करते हैं वो। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना कवर हो चुका है। +1 +2 और BA की जितनी भी सोशियोलॉजी है हिंदी मीडियम में ऐसे ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और BA की जितनी पॉलिटिकल साइंस है हिंदी में वो भी मिल जाएगी। हिंदी ग्रामर और MCQ क्वेश्चंस, यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपको मेरे चैनल पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।